नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। आतंकवाद से साझा लड़ाई पर प्रधानमंत्री का जोर, कहा आसियान को क्षेत्रीय सुरक्षा में मदद रहेगी जारी। पूर्वी एशियाई देशों से सहयोग बढ़ाने की अपील। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू, बीजेपी और कांग्रेस ने तेज किया प्रचार, उम्मीदवारों पर सबकी निगाहें। दिल्ली में ऑड इवन पर असमंजस बरकरार, एनजीटी का महिलाओं दोपहिया वाहनों को छूट से इनकार, दिल्ली सरकार को इलाकों में पानी छिड़काव के आदेश। खुदरा के बाद थोक महंगाई दर में भी बढ़ोतरी, 6 महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंची, खाने पीने के सामान और सब्जियां हुई महंगी। भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में केनेथ जस्टर ने ली शपथ, अमेरिका को रिश्ते और मजबूत होने का भरोसा, 20 जनवरी से खाली था पद। और आइए देखते हैं पहली खबर। गुजरात में आज से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में पहले चरण के लिए अधिसूचना के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम भी शुरू हो गया। पहले दौर में 79 सीटों के लिए 21 नवंबर तक पर्चे दाखिल होंगे। बीजेपी और कांग्रेस प्रचार में पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। राज्य के 19 जिलों में पहले चरण में 89 सीटों के लिए 21 नवंबर तक उम्मीदवार पर्चे दाखिल कर सकेंगे। नाम वापस लेने की समय सीमा 24 नवंबर है। दूसरे दौर में 93 सीटों पर चुनाव के लिए 20 नवंबर से 27 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 30 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। गुजरात में चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के सियासी दिग्गज गुजरात में प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी राज्य में डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। हम अधिक से अधिक मतदाता तक पहुंचे, उनसे विनती करें 22 साल के कुशासन के बाद में इस बार आप कांग्रेस को मौका दें, सरकार कांग्रेस ही बने। हम चाहते हैं कि विचारधारा को आधार बना के ही, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, हम सब अपना कैंपेन करें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं कर रहे हैं और उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार है। बीजेपी के दिग्गज नेता और कई केंद्रीय मंत्री मिशन गुजरात में लगे हुए हैं। बीजेपी का दावा है कि गुजरात में फिर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। राहुल गांधी जी पिछले 1 मास से गुजरात में उनका आना जाना लगा हुआ है। अब वो मंदिर भी जाते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि चुनाव में कोई लाभ होने वाला है, ऐसा दिखता नहीं है। हमने रखे गुजरात में पार्टियां जातीय समीकरण तय करने में लगी हुई हैं। इसके चलते बीजेपी और कांग्रेस में से किसी ने भी उम्मीदवारों का अब तक ऐलान नहीं किया है। पहले दौर के लिए 9 दिसंबर और दूसरे दौर में 14 दिसंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 18 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और गुजरात चुनाव और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी। अशोक जी, स्वागत है आपका। गुजरात चुनाव हर बार नजर रहती है, लेकिन इस बार ज्यादा नजरें हैं मीडिया की भी और पॉलिटिकल पार्टियों की भी। पहले फेज का चुनाव जो वोटिंग है 9 दिसंबर को है, लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान अब तक नहीं है। कैसे आप देखते हैं पार्टियों की तैयारियां, या फिर किलेबंदी या रणनीति इस बार ज्यादा पुख्ता है और इसीलिए ऐलान में देरी? नहीं, देखिए, चुनाव प्रचार बहुत जल्दी शुरू हो गया है। कुछ मैं कहूँगा कि मीडिया के कारण भी आजकल चुनाव प्रचार बड़ी जल्दी शुरू हो जाते हैं। और गुजरात में तो विशेष तौर से अभी देखिए, आज से नामांकन शुरू हुआ। दोनों प्रमुख दलों ने अभी अपने उम्मीदवार तय नहीं किए, लेकिन घमासान इतना ज़्यादा हो गया जैसे चुनाव कल होने वाला है। तो ये उसका एक कारण जो आपने कहा कि गुजरात में सचमुच में भाजपा के लिए बहुत ही प्रतिष्ठा की बात है। प्रधानमंत्री स्वयं गुजरात से हैं, अमित शाह स्वयं गुजरात से हैं, प्रधानमंत्री 3 बार वहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसके कारण वहाँ पर प्रतिष्ठा का प्रश्न। कांग्रेस को ये लगता है कि अगर हम यहाँ पर कुछ अपना एक दिखा सकें तो हमारे जो एक लगभग पिछले कई चुनाव में उनको एक तरह से
मुंह की खानी पड़ रही है, हाशिए पर होते जा रहे हैं राष्ट्रीय दल होने के बावजूद भी, तो एक फुट होल्ड कोशिश हो रही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो मुझे लगता है वो ये है कि राहुल गांधी को ये लगता है या कांग्रेस को ये लगता है कि राहुल को अगर हमने राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता के तौर पर स्थापित करना है तो उनको गुजरात में कुछ करके दिखाना चाहिए। इसलिए आप देखिए कि हिमाचल की बनिस्बत गुजरात पर राहुल गांधी का फोकस ज़्यादा है। और दूसरा, वो वहाँ पर स्थानीय मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधा हमला प्रधानमंत्री और अमित शाह पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में ये बात दिखाई देती है कि जैसे भी परिणाम हो, लेकिन राहुल गांधी को अगर स्थापित करना है राजनीति में, जो बहुत अरसे से वो कोशिश करने के बावजूद भी हो नहीं पा रहे, तो ये इस मौके को वो उसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गुजरात का रण ऐसा कहा जाए अशोक जी कि दोनों पार्टियों के जो टॉप लेवल है, टॉप मैन है, लीडरशिप है, उसके बीच में सीधे तौर पर है? एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो कि लगातार वहां पर सत्ता में रहे, इसके बाद प्रधानमंत्री बने और अभी भी उनकी एक अपील वहां पर काम करती है, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जहां पर राहुल गांधी को जो आपने कहा स्थापित करने की कोशिश कवायद चल रही है। लेकिन इस घमासान में दोनों पार्टियों के, मैं कहूं कि जो टॉप लीडरशिप है उनकी साख दांव पर होगी। देखिए, इसमें एक बात हम नहीं भूले कि राहुल गांधी को स्थापित करने के लिए गुजरात को क्यों चुना गया। परिणाम कुछ भी हो, भाजपा अगर वहां पर अपना बहुमत फिर से हासिल कर लेती है तो कहा जाएगा देखिए कांग्रेस को इतने प्रतिशत जो मत मिला या इतनी सीट आई वो राहुल के कारण आई। तो जो भी कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव में रहा है, 9% का गैप था पिछले चुनाव में, तो उसमें मान लीजिए वो 2% और इजाफा कर भी लेते हैं, तो कोशिश ये होगी कि जो भी परिणाम आता है वो राहुल के कारण आया, इसलिए राहुल अब एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित हो गए, ये प्रयास हो रहा है। तो इसमें चुनाव परिणाम पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि जितने भी आंकलन आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। लेकिन अगर मान लो किसी कारण से वो कांग्रेस का प्रतिशत 2% बढ़ता है, कांग्रेस की कुछ सीट बढ़ती हैं, तो वो देखिए राहुल गांधी सफल हो गए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के ये जो रणनीति है राहुल को स्थापित करने की है, इसलिए पूरा का पूरा अभियान राहुल केंद्रित है। कुछ भी परिणाम बोले, देखिए मोदी तो बहुत बड़े नेता हैं, उनके मुकाबले में राहुल खड़े हुए गुजरात में, और उनके कांग्रेस में 2% का एक इजाफा हो गया या सीट हमारी इतनी बढ़ी। तो वो जिसको हम कहते हैं विन विन सिचुएशन में राहुल गांधी हैं। अगर बहुमत नहीं भी आता तो अरे इतने बड़े नेता के सामने हमने चुनाव लड़ा, हमारा नेता देखिए स्थापित हो गया। क्या अगर बीजेपी की बात करें, वहां पर अगर चुनाव जो नतीजे हैं, चुनाव नतीजे कुछ भी हों, उसके लिए फिर क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी की टीम या फिर स्थानीय मुख्यमंत्री उनकी टीम दारोमदार किस पर होगा? क्रेडिट लेने का, या फिर मैं कहूं कि अगर वहां पर पार्टी को नुकसान होता है वोट शेयर सीटों के लिहाज से उसको भी लेकर? देखिए, एक बात हम याद रखें कि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी कुछ समय पहले भाजपा की ओर से इसी तरह से ही चुनाव लड़ा गया था। अगर आप उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान को देखें तो अमित शाह की टीम ने जिस तरह से अपनी एक किलेबंदी और सब किया था, समीकरण बिठाए थे, और उसमें जिस पिच पर वो कैंपेन को ले गए थे उसी पिच पर वो हर प्रदेश में लड़ रहे हैं। अभी हिमाचल से जो रिपोर्ट आ रही है कि भाजपा ने तो हिमाचल में उसी स्तर पर चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने नहीं लड़ा। तो इसका अर्थ क्या है कि अमित शाह की जो टीम है वो हर चुनाव को उतनी गंभीरता से लेती है, लेकिन गुजरात में क्योंकि प्रधानमंत्री और अमित शाह स्वयं है, इसलिए उसको और दृष्टि से देखा जा रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि गुजरात के भाजपा के चुनाव अभियान को, उसकी तैयारी को आप बाकी प्रदेशों के साथ मिलाकर देखेंगे तो लगभग एक जैसी है, कोई नई चीज उसमें नहीं, उसमें नहीं, मतलब एक कोई बड़ी एक जिसको कहते हैं अलग हटकर कुछ नहीं है। प्रतिष्ठा का प्रश्न तो अमित शाह के लिए उत्तर प्रदेश भी था, और इसी तरह से उन्होंने सभी चुनाव लड़े। तो ऐसे में अगर देखिए ये बात वो जानते हैं कि प्रयास में कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, या फिर हिमाचल हो। और जहाँ तक जितनी रिपोर्ट्स आई हैं कि अमित शाह की टीम जिस तरह से चुनाव प्रचार करती है, उसकी जो किलेबंदी करती है, रणनीति बनाती है, उसमें कहीं भी किसी भी प्रदेश में कमी ना आए, ये उनका प्रयास रहा है, पूरा एजेंडा होता है। अब मैं आऊँ, इस चुनाव में कहा जा रहा है कि जीएसटी जिस तरीके से लागू हुआ और कांग्रेस शायद उसी जीएसटी के चलते जो विरोध है उसको आधार बनाकर उम्मीद कर रही है कि वोटर उनके पक्ष में खड़ा होगा। आपको लगता है कि इस चुनाव में जीएसटी एक बड़ा फैक्टर है,
और जीएसटी हार जीत ही तय करेगा या फिर स्थानीय मुद्दे ज्यादा कहीं हावी होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय भी कहा गया था कि नोटबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब जनता वोट देने जाती है तो वो एक ही किसी फैक्टर से चुनाव अपना मतदान नहीं देती, और ख़ास तौर से स्थानीय मुद्दे बहुत काम करते हैं, जातिगत समीकरण बहुत काम करते हैं, उम्मीदवारों का चयन बहुत बड़ी काम करता है। गुजरात में नरेंद्र मोदी पिछले 3 बार से एक प्रयास कर रहे हैं, एक उन्होंने किया है एक्सपेरिमेंट कि बहुत सारे स्थानीय एमएलएस के वो टिकट बदलते रहे हैं, उसका लाभ उनको हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रदेशों में जो एमएलए होता है उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी देखिए दोनों बड़ी पार्टियों ने उम्मीदवार तय नहीं किए, तो भाजपा की जब लिस्ट आएगी तो सबकी नज़र इस बात पर है कि इस बार कितने सिटिंग एमएलए बदले जाते हैं, कितने का टिकट हाँ, तो कुल मिलाकर स्थानीय मुद्दों में भी सिटिंग एमएलए की एंटी इनकम्बेंसी, ये सब को देखकर, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के भी आप देखिए नगर निगम चुनाव में भाजपा ने सारे अपने सिटिंग काउंसलर्स को बदल दिया, तो कहीं ना कहीं रणनीति जो अमित शाह के नेतृत्व में बनती है वो लगभग हर प्रदेश में होती है, हिमाचल में भी बदले उन्होंने। तो जब तक एक लिस्ट सामने नहीं आती उम्मीदवारों की, तब तक हम अभी स्थानीय मुद्दों की बात नहीं करें। लेकिन चुनाव प्रचार जिस तरह से शुरू हुआ लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा, वो ये लग रहा है कि उसको राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण जैसे मैंने पहले बताया कि राहुल गांधी को कांग्रेस एक तरह से स्थापित करना चाहती है। बहुत शुक्रिया सर इस पूरी बातचीत करें आपका। धन्यवाद। ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से आपसी सहयोग बढ़ाने की अपील की है। मनीला में भारत आसियान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अलग अलग लड़ाई से आतंकवाद और एकाधिकारवादी मानसिकता को परास्त नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा के मसले पर भी आसियान देशों को साथ आने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 15वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी विभाजित दुनिया का फायदा न उठाएं, इसलिए आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई जरूरी है। उन्होंने आसियान देशों को भरोसा दिया कि वो इस क्षेत्र की सुरक्षा में मदद करते रहेंगे। इस क्षेत्र के हितों और शांतिपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए नियमों पर आधारित क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे की स्थापना के लिए भारत आसियान को अपना समर्थन जारी रखेगा। हमने अपने अपने देशों में आतंकवाद तथा उग्रवाद से कड़ा संघर्ष किया है। अब समय आ गया है जब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर आपसी सहयोग बढ़ाकर इस चुनौती का मिलजुल करके सामना भी करें और समाधान निकालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और आसियान के बीच ऐतिहासिक संबंधों को याद किया। उन्होंने कहा कि व्यापार के साथ ही भारत इस इलाके के साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों को भी अहमियत देता है। भारत अगले साल आसियान के साथ संबंधों की दिल्ली में सिल्वर जुबली समारोह मनाएगा और आसियान देशों के प्रमुख गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे। आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन के अंतर्गत आपसी सहयोग के हमारे विस्तृत एजेंडा की प्रगति अच्छी रही है, जिसमें पॉलिटिको सिक्योरिटी, इकोनॉमिक तथा कल्चरल पार्टनरशिप के 3 महत्वपूर्ण पहलू शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। इसमें आतंकवाद, आतंकवादियों को वित्तीय सहायता और रासायनिक हथियारों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए गए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड समेत कई देशों के नेताओं से मिले। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों, रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। ये सभी बैठकें आसियान पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से अलग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मनीला में आसियान सम्मेलन से इतर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग, भारत प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक हितों समेत कई अहम मसलों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ भी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में शिरकत कर रहे चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डिन से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और संबंधों को मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वियतनाम के प्रधानमंत्री ग्वेन चॉक फुक से भी मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर बातचीत की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रुनई के सुल्तान हसन अल बोकिया के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने को लेकर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के विकास के लिए लोगों का स्वस्थ होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने आज इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन रिपोर्ट जारी करने के मौके पर यह बात कही। उपराष्ट्रपति ने नीति निर्माण में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ज्यादा संसाधन दिए जाने पर भी बल दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने तैयार की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सभी लोगों को स्वस्थ रहना जरूरी है। When compared internationally, many health indicators in India continue to be poorer than some other countries at a similar level of development. This implies that while significant health improvements have been happening in India, we could do better and we should do better. उपराष्ट्रपति ने परिवार नियोजन की अहमियत बताई और इसे अपनाने वालों को प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया। Also, family planning, we have to educate the people the need for family planning. You cannot, in a democracy, you cannot have any forced thing, but there has to be some incentives for following a family planning also. That should be part of the government policy. Of course, it requires wider debate. There has to be broad political consensus also. पहली बार जारी स्टेट लेवल डिजीज बर्डन रिपोर्ट में 1990 से 2016 के बीच हर राज्य में स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के साथ तकनीकी वैज्ञानिक शोध पत्र और ओपन एक्सेस विजुअलाइजेशन टूल को भी शामिल किया गया है। इसके जरिए राज्यों में स्वास्थ्य की स्थिति और असमानताओं को व्यवस्थित तरीके से पेश किया गया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की ऑड इवन योजना आधार में पड़ती दिख रही है। दिल्ली सरकार ने आज एनजीटी की फटकार के बाद पुनर्विचार याचिका वापस ले ली। कोर्ट ने कहा कि दोपहिया वाहनों, सरकारी गाड़ियों या महिलाओं को छूट देने की दलील ठीक नहीं है। साथ ही कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकारें बच्चों की सेहत को लेकर गंभीर नहीं है। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण से निजात के लिए ऑड इवन योजना पर माथापच्ची जारी है। महिलाओं, सरकारी अधिकारियों और दोपहिया वाहनों को छूट देने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। एनजीटी ने जानना चाहा कि सरकार इन्हें छूट देने पर क्यों अड़ी है। न्यायाधिकरण ने पूछा कि महिलाओं के लिए विशेष बसें क्यों नहीं चलाई जा सकती। दिल्ली गवर्नमेंट ने यह कहा कि आज की तारीख में हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जो हमारी रिव्यू एप्लीकेशन है उसको हम विड्रॉ करना चाहते हैं। एनजीटी ने कई प्रश्न जरूर पूछे या कई मुद्दे उठाए कि ऑड इवन की स्कीम लाने का क्या बेसिस क्या था। एनवायरनमेंट के लिए था तो उसमें एग्जेम्पशन क्यों की। क्या दिल्ली गवर्नमेंट ये कह रही है कि टू व्हीलर्स जो व्हीकल्स हैं वो पोल्यूशन कॉज नहीं करते। कोर्ट ने पूछा कि दोपहिया वाहनों से भी प्रदूषण होता है तो फिर उन्हें छूट क्यों दी जाए। कोर्ट ने जहरीली हवा के बीच दोबारा स्कूल खोलने पर भी नाराजगी जताई। एनजीटी ने सर्वाधिक प्रदूषित इलाकों की पहचान कर पानी का छिड़काव करने का आदेश दिया। जो आप लोअर लेवल पर स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं उससे पेड़ों पे करने से कोई फायदा नहीं होगा। करना आपको मल्टी स्क्रेपर से या हेलीकॉप्टर से करना है। उसमें भी कई मुद्दे उठाए गए थे, पर आज की तारीख में कोर्ट ने कहा एटलीस्ट आप सैंपल बेसिस पे दो जो मोस्ट पोल्यूटेड है, चाहे वो जहांगीरपुरी है चाहे और एरियाज हैं,
वहाँ पर आप इंश्योर कीजिए कि उसकी लेवल तुरंत नीचे आ जाए। और कोर्ट ने ये भी आश्वासन दिया कि जो उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं, अगर अमल होने पर पोल्यूशन नीचे नहीं आती तो एनजीटी अपने ऑर्डर्स वापस ले लेगी। सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में मिर्ची सी लग रही हैं और सफोकेशन महसूस हो रहा है। ऐसा मन करता है कि दिल्ली से कहीं दूर गाँव में भाग जाएं। I find it simply horrible. In fact, I have started a cough, which I didn't have when I came here initially for 2 weeks back. For last 4, 5, 6 days, it has been simply horrible. बीते शनिवार को एनजीटी ने ऑड इवन योजना को सशर्त अनुमति दी थी। इसमें दोपहिया वाहनों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने का आदेश दिया था। इसके चलते सोमवार से ऑड इवन लागू नहीं हो सका। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दिल्ली हाफ मैराथन को स्थगित करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दी है। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार, पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और आयोजकों को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि प्रदूषण के बीच हाफ मैराथन का आयोजन नहीं होना चाहिए। प्रदूषण के मसले को लेकर एनजीटी ने दिल्ली सरकार की खिंचाई की, जिसके चलते ही दिल्ली सरकार को अब अपनी अर्जी वापस लेनी पड़ी है। कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि ऑड इवेंट पर दिल्ली सरकार की योजना आखिर है क्या। अब दिल्ली सरकार के जवाब पर निर्भर करता है कि एनजीटी के सामने वो क्या कार्य योजना पेश करती है और ऑड इवेंट का भविष्य क्या होगा। दिल्ली में अश्विनी के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में एसआईटी जांच की मांग आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इस तरह की याचिका ने जजों की ईमानदारी पर बेवजह संदेह पैदा किया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई की प्राथमिकी किसी न्यायाधीश के खिलाफ नहीं है और इस तरह की शिकायत दर्ज करना भी संभव नहीं। अदालत ने इन आरोपों को परेशान करने वाला बताया। कोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई को लेकर फैसला सुरक्षित रखा था। जम्मू कश्मीर में आज एक आतंकी मारा गया। मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान भी शहीद हुआ और एक घायल हुआ। कुलगाम जिले के नाउबाग कुंद गांव में आज सुबह सर्च अभियान शुरू हुआ। यहां आतंकियों के छिपे होने की जानकारी थी। सर्च अभियान के दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। तो वहीं पुलवामा जिले के त्राल इलाके में भी आतंकियों से मुठभेड़ हुई। यहां आतंकियों ने सर्च पार्टी पर गोलीबारी की। यहां आतंकी अड्डे को सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिया। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई दर भी 6 महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर 3.59% रही और सितंबर में दर 2.60 थी। अक्टूबर में प्याज और सब्जियों के दाम तेजी के साथ बढ़े। सरकारी के मुताबिक अक्टूबर में खाने पीने की वस्तुएं 2 गुने से भी अधिक 4.3% महंगी हुई। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में सब्जियों की कीमतें 36.61% बढ़ी। प्याज के दाम में 127% की बढ़ोतरी हुई। दालें 31% सस्ती हुई। आलू की कीमत में करीब 44.29% की गिरावट भी आई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वैश्विक व्यापार में भारत का रुतबा लगातार बढ़ रहा है। वो आज दिल्ली में 37वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन कर रहे थे। ये मेला 18 से 27 नवंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को 37वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि व्यापार मेला ऐसे समय आयोजित किया जा रहा है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा उदारवादी नियमों वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अहमियत दी है। This year's IITF takes place at a point when India is recognized as one of the bright spots of the global economy. The world has acknowledged the changed business environment in India and the strides made in ease of doing business. इस बार व्यापार मेले में एक ही पवेलियन में कई राज्यों को जगह दी गई है। लिहाजा व्यापार मेले में आए दर्शकों ने जगह की कमी का जिक्र किया। हालांकि दर्शकों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। मेला तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, पर यह है कि सब चीज़ें छोटी हो गई, स्केल डाउन हो गया। पहले बड़े बड़े पवेलियंस देखते थे आप, पर अब वो एक ही हैंगर में 5-5, 6-6 स्टेट्स डाले हुए हैं, तो सब चीज़ें श्रिंक हो गई है बेसिकली। बिजनेसमैन उतने ही एक्साइटेड है, उतना ही ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है, बट देन स्टिल सब अच्छा ही है कंपैरेटिवली। व्यापार मेले में 22 देशों के 7,000 से ज्यादा प्रतिभागी अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे।
मेला 14 दिन चलेगा। इस बार मेले का विषय स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है। झारखंड भागीदार राज्य है, वियतनाम भागीदार देश है, जबकि किर्गिस्तान पर विशेष ध्यान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार 3000 से ज़्यादा विदेशी कंपनियां और छोटी मोटी फर्में हिस्सा ले रही हैं। हालांकि मेले का आकार इस बार काफ़ी छोटा है। इसके बावजूद देश के सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के उद्यमी और कलाकार इस मेले में हिस्सा लेकर अपनी कला और उत्पादों के प्रदर्शन के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुरेश के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। कैरन जेस्टर भारत में अमेरिका के राजदूत बन गए हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने उन्हें शपथ दिलाई। पेंस ने विश्वास जताया कि जेस्टर के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे और नागरिकों को इसका लाभ होगा। 2 नवंबर को सीनेट ने आम राय से जेस्टर के नाम को मंजूरी दी थी। आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती है और इस मौके पर उनके समाधि स्थल शांतिवन और संसद भवन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। छोड़ जाते हैं आपको इसी रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर देश ने उन्हें याद किया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंडित नेहरू की समाधि स्थल शांतिवन जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, वित्त मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी समेत कई सांसदों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी। वहीं बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बच्चों और बाल कल्याण क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वालों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। पंडित नेहरू गांधी जी से प्रभावित होकर कांग्रेस से जुड़े। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए। 1947 में वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को निधन के समय तक इस पद पर रहे थे। उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।